नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार जीएमसी परिवार में। और आज हम एक नया टॉपिक लाए हैं, वो साइंस का होगा, रेलवे स्पेशल। जो हमारा रेलवे स्पेशल साइंस के टॉपिक वाइज क्लासें चल रही हैं हमारी यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं तो इससे पहले क्लासें ऑलरेडी चल रही हैं। और आज हम पढ़ाने वाले गैल्वेनोमीटर का अमीटर और वोल्टमीटर में ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। और एक टॉपिक और रहेगा हमारा कूलॉम का नियम। ये 2 टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। 2-3 टॉपिक कंप्लीट ऐसे कर देंगे, अब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप 100% श्योर कर पाएंगे। और एक चीज़ के लिए और इंश्योर करना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इस साइंस की क्लासें बनवाई बार मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है साइंस की, वहाँ से आप सभी साइंस की क्लासेस एक्सेस कर पाएंगे, देख पाएंगे। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं मेरे भाई, तो टेलीग्राम में हमारा टेलीग्राम चैनल है ग्रेट माइंड क्लासेस ऑफिशियल, वहाँ पे जुड़ सकते हैं। अगर टेलीग्राम चैनल को दिखाना चाहें तो मेरे भाई टेलीग्राम चैनल आपको ये वाला मिल जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पे हम सभी क्लास की पीडीएफ डालता रहता हूँ, जो क्लास होती है सभी, और जो कि पल पल की अपडेट हमारे गवर्नमेंट एग्जाम को लेके, कोई एग्जाम डेट आई है, कोई सिलेबस लॉन्च हुआ है या कोई नोटिफिकेशन आया है, इवन कोई भी नोटिफिकेशन आया हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर मिल जाएगा। प्लस इस पर हमारे लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स भी पड़े हुए हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है ग्रेट माइंड क्लासेस ऑफिशियल। इस वाले पे जाके आप 700 कुछ लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप पीडीएफ पा सकते हैं। आइए आज का हम शुरू करते हैं। और मेरे भाई एक चीज़ और कहना चाहेंगे लास्ट बार, इसके बाद हम अपनी क्लास शुरू कर देंगे। मैं ये कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन आप अलीगंज के अंदर ये सभी क्लासें डाक बंगला पे चलती हैं, ऑफलाइन हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ये कंटेंट ऑफलाइन फेस टू फेस आप कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। आइए आज शुरू करते हैं। और एक चीज़ और देखें तो मेरे भाई इस चीज़ को देख लो, लगे हाथ अगर हम यहाँ पर आ ही गए हैं तो इस वाले में हम ये बताना चाहेंगे कि जो आपका जी, मैं ये कहना चाहेंगे मेरे भाई, एक बैच आ रहा है अपने यूपी पुलिस का फ्रेश बैच होगा, जो हमारा 7 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है। इसी 7 अप्रैल से, जो कि हमारा सोमवार को पड़ रही है 7 अप्रैल। और ये हमारा कांस्टेबल और एसआई का यूपी पुलिस स्पेशल बैच होगा, और हम वो गाइड देंगे आपको, आप अपनी एक सीट पक्की कर पाओ। और ये सभी क्लासें हमारी सुबह 7 बजे से 11:30 बजे के बीच चलनी होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इन दिए गए नंबर से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है, अगर कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए होती तब भी आप हमारे साथ कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और साथ में ये सभी क्लासों में हम आपको क्या क्या कराएंगे, तो इन सभी क्लासों में मेरे भाई मिल जाएगा यूपी पुलिस के सभी प्रीवियस के पेपर, चाहे कांस्टेबल के हों चाहे एसआई के हों, उन सभी का डिस्कशन होगा। और जो हमारे हैंड रिटन नोट्स, स्पेशल नोट्स दिए जाएंगे जीएस के, जो हमारे द्वारा लिखे होंगे हमारे द्वारा लिखे हुए नोट्स होंगे, आप उनको बिना लिखे आपको डायरेक्ट हम क्लास में उन्हीं को पढ़वाएंगे और आपकी जीएस बहुत बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और आपके सिलेबस को एग्जाम से पहले 100% कम से कम 2 बार कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जब तक आपका पुलिस का पेपर हो तब तक 1 बार नहीं 2 बार कम से कम हो ही जाए। प्लस हमारी प्रैक्टिस लगातार पैरेलली चलती रहती है, समांतर चलती रहती है। इस बात में कोई दौरा नहीं है कि हमारी सभी क्लासें प्लस प्रैक्टिस सभी से साथ चलती है। और कांस्टेबल का फ्रेश बैच आया है, अगर कोई आपका साथी जुड़ना चाहता है, अगर अलीगंज के आसपास का एरिया को, तो उसको सूचित कर दीजिए कि आप यहाँ पे आके ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। इवन इस बार जो हमारा पुलिस का नोटिफिकेशन आया था 60,244 की भर्ती में, वहाँ से अपने यहाँ पे 20 से प्लस बच्चों का रिटन क्वालिफाई हुआ था और 5 से 6 से 7 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन भी हुआ है। उनका आपके सामने एक सम्मान समारोह जरूर रखेंगे ट्रेनिंग पे जाने से पहले। उन बच्चों का आपको दिखाएंगे अपने यहाँ से सिलेक्शन कितने हुए। हालांकि अभी मेडिकल नहीं हुआ है उनका। और हम बात करेंगे आज, ये मेरे साइंस पे आ जाइए मेरे भाई। साइंस के कंटेंट की बात करें तो साइंस में क्या पढ़ा है तो वहीं पे आ जाइए। साइंस में बेटा हमारा चल रहा था, आपको लास्ट क्लास में मैंने जहाँ तक हमें याद आ रहा है, आपको वोल्टमीटर, अमीटर और रेक्टिफायर पढ़ा दिया था। आपको थोड़ा सा रिवीजन करें तो ये कहेंगे कि मेरे भाई कि जो अमीटर होता है ये क्या नापता है, करंट। एमीटर करंट नापता है, वोल्टमीटर वोल्टेज नापता है। अच्छा, अमीटर का प्रतिरोध निम्न होना चाहिए कि उच्च होना चाहिए, हाई या लो? निम्न। मैंने कहा अमीटर का प्रतिरोध निम्न होना चाहिए। अगर आप आदर्श अमीटर की बात करोगे तो उसका प्रतिरोध R बराबर 0। अगर प्रतिरोध 0 हो जाए किसी अमीटर का तो इसको हम आदर्श अमीटर कहते हैं, तो आइडियल अमीटर। अगर एक क्वेश्चन और पूछ लें, अमीटर को परपथ के श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में? श्रेणी क्रम में। मैंने कहा अमीटर से धारा नापते हैं और धारा समान रहती श्रेणी क्रम में, ऐसे करके याद कर लो। और मैंने कहा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते परपथ के, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज रहता समान। यहाँ तक हो गया था। इसके बाद रेक्टिफायर मैंने पढ़ाया था। रेक्टिफायर में ये बोला था कि रेक्टिफायर में
ये रेक्टिफायर हमारा एसी जो करंट आ रहा होता है, एसी लाइट चल रही है, इस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, और जो हमारा इन्वर्टर होता है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, और कुछ एक चीज और पढ़ाई थी मैंने कहा, गैल्वेनोमीटर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, एक यहाँ पर 0 होता है, 1 होता है, 2 3 4, 1 2 3 और 4। ये गैल्वेनोमीटर क्या बताता है मेरे भाई? तो आप कहेंगे ये गैल्वेनोमीटर ये हमारी धारा की दिशा और बहुत सूक्ष्म दिशा को नाप सकता है, वो सूक्ष्म करंट को, बहुत माइक्रो करंट को भी नाप सकता है। जो आपका अमीटर होता है वो भी करंट को नापता है। मैंने कहा हालांकि जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है ये वाला हमारा माइक्रो एम्पियर की भी धारा को माप देता है। आपका अमीटर होता है एक पॉइंट माइक्रो एम्पियर में तो उठेगा ही नहीं, 0 पे रहेगा वो वाला, लेकिन ये वाला होगा, ये दिशा भी बताएगा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस साइड हो रहा है, और प्लस ये हमारा करंट भी माप देगा। और ये हमारा दिष्टकारी धारा पे कहें तो ये हमारा डायरेक्ट करंट पे फॉलो होता है, क्योंकि ये दिशा बता रहा होता है। और अल्टरनेटिंग करंट में कल मैंने बताया था कि दिशा हर सेकंड 100 बार बदलती है, लगभग इंडिया की बात कर रहे हैं, जो 50 हर्ट्ज पर सेकंड दिशा बदलती है, ये हमारे चक्कर होते हैं एक इलेक्ट्रॉन की दिशा ऐसी होती है एसी करंट में, अल्टरनेटिंग करंट में, और डायरेक्ट में एक ही तरफ फ्लो होता है। तो ये दिशा बताएगा, तो भाई साहब ये हम कह सकते हैं ये डायरेक्ट करंट में लगाया जाता है, किसमें? दिष्ट धारा में लगाया जाता है, दिष्ट धारा मापने के लिए। अच्छा, इतनी बात अगर हो गई तो आप हेडिंग लगाइए, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, गैल्वेनोमीटर का अमीटर में रूपांतरण, गैल्वेनोमीटर का अमीटर में रूपांतरण। गैल्वेनोमीटर का अमीटर में रूपांतरण। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हम ये कहना चाह रहे बेटा कि गैल्वेनोमीटर से को अमीटर में रूपांतरित कर रहे हैं, इसका मतलब इससे क्या नापेंगे? धारा नापेंगे। अगर गैल्वेनोमीटर का आप अमीटर में रूपांतरण कर रहे हैं तो आप क्या नापेंगे? धारा नापेंगे। और आप कहते हैं धारा अगर नापोगे तो धारा नापने के लिए मान लिया कि मैंने कहा ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और गैल्वेनोमीटर ये आपका बहुत सूक्ष्म धारा मापता है ना, सूक्ष्म धारा मापता है। मैंने कहा हम इससे नापना चाह रहे, अमीटर बनाना चाह रहे इसका। अच्छा, अमीटर बनाने के लिए क्या होगा? अमीटर मापने के लिए सूक्ष्म धारा नहीं, अमीटर तो सही सब बहुत ज्यादा धारा को माप देता है ना, 400 एम्पियर, 200 एम्पियर, 250 एम्पियर सभी नाप देता है, और ये सूक्ष्म धारा के लिए होता है। मैंने कहा इसको अगर हम अमीटर बनाएंगे तो अमीटर बनाने के लिए एक प्रतिरोध लगा देंगे, इसके समांतर क्रम में एक संट पढ़ा होगा आपने, शायद जब आप इंटर कर रहे होंगे, हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है। एक हम समांतर में एक लगा देते हैं संट, एक प्रतिरोध होता है SHUNT, है ना। ये संट लगा देने पर, और ये हमारा लो रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस होता है इसका, और लो रेजिस्टेंस का मतलब इसका होता है निम्न प्रतिरोध। आप देखते रहना, अभी आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। मैं बेटा कहना ये चाह रहे हैं कि हमारे गैल्वेनोमीटर था, अगर गैल्वेनोमीटर में अचानक से अगर हम धारा नापेंगे, अगर हम लगा देंगे, अगर धारा नापेंगे, धारा नाप तो देगा लेकिन इसकी सुई टूट जाएगी, क्योंकि ये वाला सूक्ष्म धारा को मापता है। अगर ज्यादा करंट होगा ना तो नहीं नापेगा, एकदम सुई जाएगी और खट से टूट जाएगी, बहुत सूक्ष्म धारा को मापता है। और लेकिन इसको अमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे? इसके समांतर क्रम में संट जोड़ देंगे, प्रतिरोध, और आप कहेंगे समांतर क्रम में जो प्रतिरोध जोड़ेंगे उसका प्रतिरोध होगा कथा कैसा? निम्न प्रतिरोध। और आपको पता है समांतर क्रम में धारा बढ़ जाती है, समांतर क्रम में धारा बढ़ जाती है। मान लिया यहां से 10 एम्पियर का करंट आया, 10 एम्पियर का करंट जाएगा। मैंने कहा जिस साइड प्रतिरोध कम होगा उस साइड धारा ज्यादा जाएगी। ये हम समांतर क्रम की बात करें, अगर हम समांतर क्रम में संट प्रतिरोध लगा रहे हैं, इसका मतलब जिधर प्रतिरोध कम होगा उधर धारा ज्यादा जाएगी। उल्टा होता है अनुपात रेजिस्टेंस और धारा का। मैंने कहा मान लिया यहां पर चला गया 9.9 एम्पियर इस साइड, क्योंकि इस साइड का जो रेजिस्टेंस है वो कम लगा हुआ है, और इस साइड चला गया 0.1 एम्पियर। अच्छा, मैं अब ऐसा एज्यूम कर लेंगे जब हमारा गैल्वेनोमीटर 0.1 एम्पियर की धारा बताएगा तो इसका मतलब हम समझेंगे कि इसमें 10 एम्पियर की धारा है, ऐसा हम एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि हम गैल्वेनोमीटर को यूज किसी तरह करना चाह रहे हैं, अमीटर की तरह, और गैल्वेनोमीटर माप किसमें देता है? माइक्रो एम्पियर में। तो इस चीज को आपको एज्यूम कर लेना पहले कि अगर गैल्वेनोमीटर हमारा 0.1 एम्पियर दे रहा होगा तो हम समांतर क्रम में संट लगा देंगे,
तो हमारी धारा सब कुछ इधर से जारी होगी, बहुत थोड़ी मात्रा में धारा जाएगी और थोड़ी नाप जाएगा। तो तुम ये समझोगे जब हमारा गैल्वेनोमीटर 0.1 एम्पियर करंट दे रहा होगा, उसका मतलब उस टाइम पे 10 एम्पियर होगी धारा परिपथ में, और इसके बाद इधर से आगे यहाँ पे भी कितनी होगी, 10 एम्पियर। बात समझ पाए हो? हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर की तरह यूज कर रहे हैं, और अमीटर ज्यादा धारा को मापता है और ये कम धारा को मापता है। तो कम धारा को ही मापे हमने, कोई बात नहीं, हमने कम मापो, आप माइक्रो एम्पियर में मापो, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा हम इसके समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ देंगे, और समांतर क्रम में वो प्रतिरोध जोड़ेंगे जिसका रेजिस्टेंस लो हो, ताकि हमारी जो ज्यादा धारा है वो इधर से निकल जाए, जो ज्यादा धारा इधर से निकल जाए और हल्की सी धारा इससे जाए। तो हम एक एज्यूम कर लेंगे, जब 0.1 एम्पियर माप देगा हमारा गैल्वेनोमीटर, उसका मतलब 10 एम्पियर समझेंगे। ऐसे ही आगे फिर आंकड़ा करेंगे, मान लिया यहाँ पे 0.8 देगा तो हम समझेंगे 80 एम्पियर की धारा चल रही है। ऐसे करके यूज करते हैं हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर की तरह, है ना। इसको ऐसा क्यों करना पड़ा, तो आप ये कहेंगे ये तो सूक्ष्म धारा की माप देता है, और सूक्ष्म अगर ज्यादा चलेगी टूट जाएगा मीटर। समांतर में जोड़ दो क्या, शंट। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लिखना शुरू करिए 1 बाई 1 जो हम बोलते हैं। जब एक निम्न प्रतिरोध का तार जब एक निम्न प्रतिरोध का तार गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो यह संयोजन अमीटर की तरह व्यवहार करता है। तो यह संयोजन अमीटर की भांति व्यवहार करता है। अमीटर की भांति व्यवहार करता है। बेटा आप थोड़ा थोड़ा हल्का हो सकता मिस कर रहे हो, इस वाले को थोड़ा सा हम और समझाना चाहेंगे हल्का सा। मैंने कहा ये वाला होगा ना, ये वाला, तो ये संयोजन बनेगा ये वाला बेटा। तो ये वाला संयोजन मैंने डॉट डॉट करके दिखाया है, ये संयोजन अमीटर की भांति व्यवहार करेगा। अरे भाई अमीटर थोड़े ना लगाया तुमने, लगा तो क्या है गैल्वेनोमीटर। जो मैंने डॉट डॉट करके दिखाया इसके समांतर क्रम में मैंने शंट लगा दिया, तो ये वाला संयोजन पूरा है, यही कहलाएगा हमारा क्या, अमीटर बन जाएगा। अब जो पाठ्यांक देगा, जो हमारा माप देगा क्या, गैल्वेनोमीटर जो माप देगा वो एज्यूम कर लेंगे 0.1 एम्पियर देने पे हमारा 10 एम्पियर करंट चल रहा था। तो अब हम धारा बढ़ा देंगे, जैसे ये बढ़ेगा उतना ही गुणा कर देंगे, बोल इतने एम्पियर की धारा इस सर्किट में चल रही है। अच्छा प्रश्न इससे कई एक आते हैं कि बताइए शंट को किस क्रम में जोड़ा जाता है गैल्वेनोमीटर के बदलने के लिए, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। शंट का प्रतिरोध उच्च होता है कि निम्न होता है, ये भी प्रश्न आते हैं। तो निम्न प्रतिरोध होता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये वाली बात अगर समझ में आ गई है तो मेरे भाई एक आप हेडिंग लगाइए, गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में स्थान रूपांतरण। गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में रूपांतरण लिखिए, ये वाला उतार लिया। चले गैल्वेनोमीटर का यहां पर सिर्फ चेंज कर दो वोल्टमीटर में रूपांतरण, गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में रूपांतरण। इससे बनने वाले क्वेश्चन बहुत हाई फाई बनते हैं मेरे भाई, इसको हटा दे नीचे वाले को। देखो मैं ये कहेंगे मेरे भाई,
अगर गैल्वेनोमीटर हमारा जी लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में ट्रांसफर कर रहे हैं, किसमें, वोल्टमीटर में। अच्छा, वोल्टमीटर में लगाने के लिए आप कहेंगे गैल्वेनोमीटर से वोल्टेज नापेंगे, और ये सूक्ष्म के लिए होता है, कम से कम मापता है। अच्छा, वोल्टमीटर की तरह जब यूज करेंगे, ये सूक्ष्म मापेगा, कम से कम मापेगा। मैंने कहा तो इसके समांतर क्रम में बेटा, अगर इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध लगा दिया जाए, सॉरी हाँ श्रेणी क्रम में, हम गलत बोल रहे हैं, लिख सही रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। मैंने कहा अगर श्रेणी क्रम में आर प्रतिरोध लगा दिया, श्रेणी क्रम में आर प्रतिरोध लगा देंगे, और ये वाला इसका रेजिस्टेंस रखेंगे हम हाई रेजिस्टेंस। कैसा, कहें तो ये बेटा रहेगा हमारा उच्च प्रतिरोध। कैसा रहेगा, उच्च प्रतिरोध रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए सर उच्च प्रतिरोधी क्यों लगाया, ये भी तो क्वेश्चन बनता है भाई। मैंने कहा आपने हाई रेजिस्टेंस क्यों लगाया इसमें, तो आप कहेंगे इसमें हाई रेजिस्टेंस इसलिए लगाया, देखो मैंने कहा ये बताओ इस गैल्वेनोमीटर को किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, वोल्टमीटर। आपको वोल्टेज चाहिए और ये कम की माप देता है। मैंने कहा जब श्रेणी क्रम में हम आर को लगा देंगे तो ये हमारा जो सिस्टम बनेगा ना बेटा, ये वाला हमारा निकाय है, ये पूरा संयोजन बनेगा यहां से लेकर यहां तक का। ये वाला संयोजन। तो मैंने कहा ये बताओ वोल्टेज श्रेणी क्रम में उसी अनुपात में होती है जिस क्रम में, श्रेणी क्रम में वोल्टेज उसी अनुपात में होती है जिस क्रम में प्रतिरोध होता है। मतलब जिस अनुपात में प्रतिरोध होता है उसी अनुपात में वोल्टेज। मैंने कहा अगर प्रतिरोध इसका ज्यादा रखेंगे तो वोल्टेज किस पर ज्यादा है, इस वाले पे ज्यादा है, इस पर वोल्टेज ज्यादा है, और ये माप किससे देगा, कम ही देता है ना। गैल्वेनोमीटर का मतलब होता है सूक्ष्म माप देना, कम से कम। अगर ज्यादा लगाते तो सुई टूट जाएगी उसकी, एकदम बहुत तेजी से जाएगी, माइक्रो एम्पीयर में नापता है, और तुम लगा दिया, तुमने मान लिया बहुत ज्यादा है, तो फिर नहीं नाप पाएगा। मैंने कहा गैल्वेनोमीटर की माप कम से कम दे, तो इसके लिए श्रेणी क्रम में आर प्रतिरोध लगा दिया जो कि हाई रेजिस्टेंस होगा। और हाई रेजिस्टेंस लगाने के लिए हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे तो आप ये कहेंगे सर जी इस वाले में हाई रेजिस्टेंस लगाने पे होगा क्या, हाई रेजिस्टेंस लगाने पे ये होगा कि जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा वहां वोल्टेज ज्यादा होगा, और ये कम की माप देता है तो ये कम देगा। तो यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, मान लिया यहाँ से मेरा जा रहा है 10 वोल्ट, तो यहाँ पर मान लिया 0.1 वोल्ट जा रहा होगा, और यहाँ पे 9.9 वोल्ट जा रहा होगा। ये कम माप देगा, तो हम ऐसा सोचेंगे जब हमारा वोल्ट मीटर पाठ्यांक देगा B बराबर 0.1 वोल्ट, तो हम एज्यूम करेंगे 0.1 की जगह पे क्या सोचेंगे, 10 वोल्ट की धारा चल रही है, ऐसे करके बढ़ाते जाएंगे। जब 0.5 देगा कहेंगे हम 0.5 नहीं, इसमें 50 वोल्ट की धारा चल रही है, क्योंकि आप एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर की तरह यूज कर रहे हो। बात समझ में आई है। गैल्वेनोमीटर मैंने कल लिखाया था, गैल्वेनोमीटर बहुत सूक्ष्म माप देता है, और इसको हम एमीटर और वोल्ट मीटर की तरह यूज कर रहे हैं। अगर एमीटर को इसको एमीटर की तरह यूज करना है तो समांतर क्रम में ये लगा दो, तो इसमें कम से कम धारा जानी चाहिए, कम से कम के लिए है ना ये, तो कम से कम के लिए करोगे तो यहाँ पर अगर हमारा प्रतिरोध कम होगा तो धारा ज्यादा जाएगी, इसमें कम जाएगी, तो एज्यूम करेंगे इतना, फिर हमारा ऐसे बढ़ाते जाएंगे। समझ पा रहे? अच्छा, इस वाले में ये वाला लिख लिया आपने। अगर ये लिख लिया तो नीचे एक लाइन लिखिए, इस वाले में जब एक उच्च प्रतिरोध कर देना, उच्च प्रतिरोध का तार गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो यह संयोजन अमीटर नहीं वोल्ट मीटर की भांति व्यवहार करता है। यहां पर कर देना वोल्ट मीटर। अभी इसके क्वेश्चन कराएंगे, बहुत क्लियर हो जाएगा। जब एक उच्च प्रतिरोध को का तार गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इस वाले को नोट कर लो अभी का अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये वाली, कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर की तरह यूज करेंगे तो इसके उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। अब आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन आ रही होगा, अगले क्वेश्चन में क्लियर करते हैं। अभी अब श्रेणी समांतर बहुत बड़ी खिचड़ी बन चुकी है आपके दिमाग में, क्योंकि मैं इधर अमीटर और वोल्ट मीटर को समांतर श्रेणी में जोड़ रहे थे, ये उल्टा जुड़ रहा है। दोनों अलग क्वेश्चन है, इसको लिखिए तब बताते हैं, मुझे तुम्हारा डाउट बन सकता है। ये क्या बन गया आपका? ये बन गया बेटा वोल्ट मीटर। ये अब किसकी भांति कार्य करेगा? वोल्ट मीटर की तरह कार्य करेगा, वोल्ट मीटर की तरह। लिख लिया सभी लोगों ने? हैं? लिख लिया। चलो आगे। अब आपको हम कुछ क्वेश्चन लगवाने वाले हैं।
क्वेश्चन लगवाने से पहले एक चीज देखिए, स्पीड में लिखा करो आप लोग, बहुत तेज। दोबारा हम पूरा डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, एक बार एक कंक्लूड करेंगे एक स्लाइड में, पूरा कंक्लूड करेंगे एक स्लाइड में पूरा, डोंट वरी। चलें, देखो जो कल पढ़ाया था और आज पढ़ाया था, अगर दोनों मिक्स हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जो कल पढ़ाया था आपको याद करो, कल हम एक बल्ब लगा रहे थे, याद है ना, ये बल्ब लगा रहे थे और इसमें अमीटर लगा रहे थे, तो इसके किस क्रम में जोड़ रहे थे अमीटर? अमीटर, सॉरी हाँ, अमीटर श्रेणी क्रम में होता है। अमीटर किस क्रम में था? श्रेणी क्रम में जोड़ रहे थे। अगर हम किसी परिपथ में अमीटर को लगा रहे हैं, किसी बंद परिपथ में अमीटर को लगा रहे थे, ऐसे करके अगर एक बैटरी जोड़ दें तो ऐसे जुड़ेगा अमीटर। अगर किसी परिपथ में अमीटर को जोड़ना तो किस क्रम में? क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान रहती। याद आ गया? दूसरा कॉन्सेप्ट ये था, वोल्ट मीटर को मान लिया बल्ब लगा हुआ है, हमने कहा अगर आपको वोल्ट मीटर लगाना है तो वोल्टेज किस में समान होता है? समांतर। तो वोल्ट मीटर को लगाना है, पता किस क्रम में? ये बात समझ में आ गई? ये तो वोल्ट मीटर अमीटर को परिपथ में लगाने की बात हुई थी, समझ में आया? ये परिपथ में बात हुई थी। अगर आपको परिपथ कहे तो सर्किट में अगर जोड़ना हो तो किस किस क्रम में इनको जोड़ेंगे और ये क्यों जोड़ा जाता है, ये मैंने कल बाकायदा रीजन सहित बताया था, है ना। मैंने कहा अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो भाई साहब यहां से धारा कम से कम जारी होगी, है ना। और ये देखो, मैंने कहा ये बताओ, हमने कहा ये बताओ, अगर हम गैल्वेनोमीटर की बात आई थी जो आज पढ़ाई है, गैल्वेनोमीटर को अमीटर की तरह यूज कर सकते हैं और वोल्ट मीटर की तरह यूज कर सकते हैं। तो मैंने कल बेटा ये भी बताया था, आप याद करो, तो मैंने कहा गैल्वेनोमीटर होता है ये सूक्ष्म माप देता है, बहुत कम, माइक्रो में देता है, बहुत कम माप देता है और दिशा भी बताता है। तो मैंने कहा दिशा बताता है इसलिए इसका डीसी में यूज होता है, पहली बात तो डायरेक्ट करंट में। अच्छा, अमीटर में जब इसको अमीटर की तरह यूज करेंगे, गैल्वेनोमीटर को अमीटर की तरह यूज करेंगे, तो अमीटर की तरह यूज करने के लिए इसके समांतर क्रम में लगाना पड़ेगा शंट। ये तो पढ़ाया लास्ट स्लाइड में। जब इस गैल्वेनोमीटर को एज ए अमीटर यूज करना है तो इसके समांतर क्रम में क्या जोड़ना पड़ेगा? शंट। और मैंने कहा जब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर की तरह यूज करना है तो इसके श्रेणी क्रम में लगाना पड़ेगा उच्च प्रतिरोध। ये तो पढ़ाया अभी, मैंने कहा उच्च प्रतिरोध लगेगा श्रेणी क्रम में, समझ पाए? यहां पर प्रतिरोध लगाने की बात करी है ना कि इसको लगाने की बात कर रहा है मेरे भाई। मैंने कहा गैल्वेनोमीटर को अमीटर की तरह यूज करोगे, तो इसके समांतर क्रम में शंट लगा दिया जाता है ना। और शंट का प्रतिरोध कितना रहता है? निम्न प्रतिरोध का होता है। और निम्न ही मैंने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ाया था कि जब निम्न प्रतिरोध होगा तो धारा यहां से ज्यादा जाएगी, यहां से कम जाएगी, ये कम जाएगा तभी तो नाप पाएगा। और दूसरा मैंने कहा गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने के लिए इसको श्रेणी क्रम में, गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में क्या लगा देते हैं? उच्च प्रतिरोध। जब उच्च प्रतिरोध लगा होगा तो अधिक वोल्टेज उच्च प्रतिरोध की तरफ होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में वोल्टेज ज्यादा प्रतिरोध की तरफ होता है। सही है, ये वाला था। ये दोनों बस सेम से, ज्यादा कुछ अलग है नहीं। मतलब इधर तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, जिधर मतलब वोल्टेज समान और धारा समान, तो अमीटर को श्रेणी क्रम में। इसका उल्टा ये है, अमीटर को बनाने के लिए प्रतिरोध निम्न चाहिए। इधर आ जाओ, इस वाले में बता रहे हो कि इस वाले में श्रेणी क्रम में करंट तो समान ही रहता है, श्रेणी क्रम में करंट समान रहता है और इसको वोल्टेज की तरह यूज करना है। तो मैंने कहा वोल्टेज का तब यूज किया जाता है, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगा दो, इसमें वोल्टेज कम जाएगा। फिर गैल्वेनोमीटर
गैल्वेनोमीटर वोल्टेज लिखा है मैंने, 0.1 वोल्टेज, एम्पियर लिखा ही नहीं है मैंने। सही है, और आगे आ जाओ। अब आपको कुछ क्वेश्चन कराए, थोड़ा सा और क्लियर होगा क्वेश्चन देख के। आपका क्वेश्चन देखिए एक बार, इसके आए हुए क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी में। एक बार इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो बहुत कुछ क्लियर करके देगा ये वाला क्वेश्चन। देखो ये कहा जा रहा है मेरे भाई कि गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर अमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। गैल्वेनोमीटर में अमीटर में परिवर्तित करना है तो समांतर क्रम में शंट, समांतर क्रम में शंट मतलब निम्न प्रतिरोध, तो समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ऐसे प्रश्न आएगा। वो वाली बात अलग है कि गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर अमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते, वो वाला क्वेश्चन है। और ये वाला है कि गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर एमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। अभी परिवर्तन हो रहा है जो आज दोनों क्वेश्चन कर रहे हैं। सही है, तो इसमें मैंने लिखा है कि निम्न प्रतिरोध या शंट समांतर क्रम में लिखा होगा, जैसा भी हो। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या जोड़कर एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाया जा सकता है, बताओ। हाँ, उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगा देंगे तो ये किसकी तरह काम करेगा, गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर की तरह काम करेगा। अच्छा, अब आप हेडिंग डालिए कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। अभी 5 मिनट में पूरा कराते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम का नियम क्या था? ये कूलॉम एक वैज्ञानिक का नाम है और इन्होंने ये कहा था कि अगर हम Q1 Q2 दो चार्ज ले लें, अगर हम Q1 और Q2 दो चार्ज ले लें, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव ले लें और इसके बीच की दूरी r रखें, अगर इसके बीच की दूरी r रखें और दो चार्ज ले लें, मान लिया दो चार्ज हैं और इन दो चार्जों के बीच जो बल लग रहा होगा आकर्षण या प्रतिकर्षण का, आकर्षण या प्रतिकर्षण का, अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव हुए तो रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हुए तो नेगेटिव नेगेटिव हुए तब भी रिपेल करेंगे, अगर नेगेटिव पॉजिटिव हुए तो आकर्षित करेंगे। तो इसके बीच जो फोर्स लग रहा होगा ये समानुपाती होगा Q1 और Q2 के, ये कह के कहते कूलॉम। और इन्होंने कहा था कि इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी जितनी पास करोगे, जिसकी दूरी जितनी पास करोगे उतना ही फोर्स बढ़ेगा, जितनी दूरी कम करोगे उतना ही फोर्स बढ़ेगा, जितनी दूरी बढ़ाओगे उतना ही फोर्स कम होगा। इसका मतलब इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती वर्ग के। इसका मतलब इसका इक्वेशन नंबर 1 डाल दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। तो कूलॉम भाई साहब ये दो बातें बताए गए थे कि अगर दो चार्ज को रख दें, इसके बीच की दूरी r है तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल वो अलग बात है। हमें पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, लगने वाला बल, जो लगने वाला बल होगा ये यहाँ पे प्रतिकर्षण बल होगा, वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा ये बल। ये बल का मान बढ़ जाएगा अगर r की दूरी कम कर दो। बिल्कुल बात सही है। अगर मैंने मान लिया ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ये पास पास लाएंगे, ये दूरी r है, इसको पास पास लगाएंगे, आकर्षण बल बढ़ेगा ना। दूरी कम होगी बेटा, दूरी कम होगी तो ये बल बढ़ेगा ना, ये तो यही तो रिलेशन है। दूरी कम होगी तो आकर्षण बल बढ़ेगा, जल्दी पास पास जाएंगे। जितना दूर जाएगा, जितना दूर जाएगा, कहने का मतलब जब ये दूरी बढ़ेगी इनके बीच की तो आकर्षण बल कम हो जाएगा। ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, होता भी ऐसा ही है। दो चुंबक ले लो, जितनी पास लगो उतनी जल्दी जल्दी पास जाएंगे, दूर करोगे उतनी कम 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 लगेगा आकर्षण बल ना। जो चिपकती है माइनस और प्लस वाली चुंबक को एक बार एग्जांपल पे ले लो। अच्छा, इस हिसाब से कूलॉम भाई साहब ये क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से निकला F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम यहाँ पर आपको डेरिवेशन कराने वाले नहीं है, हम आपको ये बताने वाले आपके पेपर में क्वेश्चन कैसा बनेगा उतना कराएंगे, अदरवाइज 12th में पूरी डेरिवेशन कराई जाती है। अच्छा, इसको हम कह देते हैं F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका पढ़ा हुआ जरूर होगा, 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा जिन लोगों ने साइंस ली थी। और इस K का मान बेटा होता है ना, इस K का मान होता है K बराबर जहां
जहां k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है और इसका मान होता है 9 × 10⁹। अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का k का मान हो, तो मैंने कहा इसकी यूनिट क्या होगी, तो r² हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये तो इसकी यूनिट होती है। ये हमारा k का मान हो गया बेटा, इसका हो गया k का मान हो गया। अभी हम इसको कन्वर्ट करते हैं, एक बार इसको उतारिए आप। और एक बात करें तो इस एप्सिलॉन नॉट ये क्या है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट बराबर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है जो आपका एप्सिलॉन नॉट है। कहे तो निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। ये निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का किसी को मान पता है? 8.85 × 10⁻²। और एप्सिलॉन नॉट की यूनिट की बात करें तो ये 1 आएगा, इधर ले जाओ एप्सिलॉन नॉट को, इधर एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे लाओगे तो F जाएगा नीचे, तो कूलम स्क्वायर प्लस न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्लस कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वाली यूनिट आएगी एप्सिलॉन नॉट का मान। समझ पाए मेरे भाई? ये वाला पूरा उतार लो, ये हमारे कूलम का नियम है। ये फ्री स्पेस कौन सा होता है, जो इसके और इसके बीच का होता है फ्री स्पेस बेटा। जो फ्री स्पेस की मैंने बात की है, जो हमने निर्वात की वैद्युतशीलता की बात करी, फ्री स्पेस ये वाला होगा। इन दोनों के बीच फ्री स्पेस होना चाहिए, ये वाला। अच्छा इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे मेरे भाई। एक क्वेश्चन इधर ही बना देते हैं। ये बताओ अगर दो चार्ज के बीच की दूरी r को 2r कर दिया जाए, अगर दो चार्ज के बीच की दूरी, अगर दो चार्ज के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए, ये हमारे पॉइंट चार्ज रहेंगे। पहली बात तो पॉइंट चार्ज है तो हमारे कण आवेश रहेंगे, बिंदु आवेश रहेंगे। दो मेरे पॉइंट चार्ज से इनके बीच की दूरी r से 2r कर दी जाए तो इनके बीच लगने वाले बल का मान कितने गुना हो जाएगा, F2 F1 का। तो आपके r का 2 गुना किया है तो r का 2 गुना का तो 1/2 और 2 का होल स्क्वायर यानी 1/4 गुना हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/। ये बात समझ में आ रही है ना? अगर इसकी जगह पे ऐसा कर दिया जाए, इनके बीच की दूरी पता चले ऐसे कर दिया जाए बेटा, तो मैंने कहा दो चार्ज हैं हमारे पॉइंट चार्ज, एक है हमारा q ये रखा, एक q ये रखा, इसके बीच की दूरी r थी और इस r को r/2 कर दो, त्रिज्या को आधी कर दो, तो आप कहेंगे यहाँ पर इस r को 1/2 कर दिया ना, तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, हो जाएगा 2 का ऊपर 4 हो जाएगा, 4 गुना हो जाए। हाँ -2 ही होती है, एक बार चेक करना। वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट 22 - 12 होती, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, एक बार सही करना। यहाँ पे -12 होती है, 10 की घात -12। ओके ओके थैंक यू। आगे देखो, ये लिख लिया सभी लोगों ने? ये अगर लिख लिया है तो अब आपकी तुलना करेंगे जो आपने आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा था, याद करो। उसमें भी दो हमारे पॉइंट मास ले रहे थे, याद हो तो। वहां पे बिंदु द्रव्यमान के लिए था हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल था। एक बार इसको आगे बढ़ाते हैं, मैं इस पेज को 2 पेजों में डिवाइड करते हैं और कुछ पढ़ाने की कोशिश करते हैं आपको। इधर लिख देना, इधर आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, F = Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर और इधर था F बराबर Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, इस साइड कहें तो ये बिंदु द्रव्यमानों के लिए था
ना सही है, सही है ललियो। अच्छा, ये वाला हमारा पॉइंट मासेस के लिए था, कहें तो बिंदु द्रव्यमानों के लिए था। ये हमारा बिंदु द्रव्यमानों के लिए था और ये वाला हमारा बिंदु आवेशों के लिए। अंतर देखना, ये बिंदु द्रव्यमानों के लिए, बिंदु आवेशों के लिए पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस, ये हमारे केंद्रीय बल होते हैं, सेंट्रल फोर्स हैं। कैसे हैं? सेंट्रल फोर्स हैं। ये हमारे सेंट्रल फोर्स है, ये केंद्रीय बल है। कौन से बल? गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो लगता है दो मासेस के बीच में, ये कैसा है? केंद्रीय बल है। अगला पॉइंट हमारा आप लिख देना कि अगर इन दोनों की तुलना करें तो इसमें सबसे बड़ा अंतर ये है कि ये डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम बिटवीन द मासेस। कहने का मतलब द्रव्यमानों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमानों के बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। अभी बताएंगे क्या होता है, निर्भर नहीं करता है। और उस साइड लिख देना, ये आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। ओके, अभी सही कर देंगे, डोंट वरी। सेंट्रल, ओके, और यहां पर भी कर दो सेंट्रल। ये सभी पॉइंट अभी डिस्क्राइब करते हैं। ये आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। यह आवेशों के बीच, मैंने कहा ये था हमारा Q1 चार्ज, ये था Q और ये था Q, इसके बीच की दूरी R थी। मैंने कहा इसके बीच माध्यम था ना एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ, हाँ मैंने लिखा था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। निर्वात की वैद्युतशीलता में एप्सिलॉन नॉट का मान अभी 8.85 लिखा गया है। यहाँ पर अगर निर्वात होता है तो इस एप्सिलॉन नॉट का मान बदलता है, तभी तो मैंने लिखा है आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। कौन सा वाला? दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ये निर्भर करता है बीच के माध्यम पे। एप्सिलॉन नॉट यही तो लिखा है अभी लास्ट स्लाइड में, देखो लास्ट स्लाइड में लिखा है एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की वैद्युतशीलता में, इसका मान एप्सिलॉन नॉट का इतना लिया जाता है। अगर निर्वात होता है तो, अगर निर्वात नहीं हुआ तो मान बदल जाता है। जबकि मैंने इधर आपको पढ़ाया था बेटा, जो इधर पढ़ाया था मैंने कहा जो इस वाले में, जो हमारे गुरुत्वाकर्षण बल वाले में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो F लगता है, ये बीच के माध्यम पे निर्भर नहीं करता है। अच्छा, ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है कि ये दोनों सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब है कि अगर दो हमारे मास ऐसे हैं, ऐसे करके दो मास हैं, तो ये दो मास के केंद्र के बीच में बल लग रहा होगा, ये वाला है, समझ पाए हो? इसलिए इन दोनों का होगा सेंट्रल फोर्स केंद्रीय बल है, और ये भी हमारा कहीं ना कहीं केंद्रीय बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। अच्छा, अगला एक पॉइंट और लिख देना, ये ओनली अट्रैक्ट करता है। ये क्या करता है? ओनली अट्रैक्ट कहें तो आकर्षित करता है, केवल आकर्षित करता है। ये डिफरेंसेस बहुत काम आने वाले हैं। ये केवल आकर्षित करता है, ये अट्रैक्ट और रिपेल दोनों करता है। कहें तो अट्रैक्ट और अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होता है, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। कहें तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों होते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण। आप कहेंगे आकर्षण और प्रतिकर्षण दो प्रकार से कैसे आ गए? तो मैंने कहा एक तरफ प्लस लेंगे, एक तरफ माइनस लेंगे, तो ये करेंगे आकर्षित। क्या कहते हो? अगर लेंगे प्लस और इधर भी ले लिया प्लस, तो ये करेंगे रिपेल, एक दूसरे को दूर दूर करेंगे। मतलब आकर्षित प्रतिकर्षित दोनों करते हैं, और गुरुत्वाकर्षण बल होते हुए एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित ही करते हैं। तो यही मेन डिफरेंस है इसके बीच का। हाँ, ये इसकी रेंज की बात करें, ये कितने भी दूर होते हैं लेकिन इसकी रेंज इनफाइनाइट तक होती है, लेकिन हमारा आकर्षण बल लग रहा हो तो भले से हल्का सा लगे, सही है।
और इसकी भी रेंज लिख देना मेरे भाई, इसकी भी रेंज होती है वो इनफाइनाइट होती है। लगता है बहुत हल्का हो जाएगा, दूर दूर बढ़ाते हैं बहुत कम होता जाएगा आकर्षण बल। मान लिया 2 प्लस और माइनस के लिए आकर्षण बल होगा, पास कर लिए ज्यादा और दूर के कम 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 और दूर करते हैं बहुत कम हो जाएगा। समझ पा रहे, ये इनफाइनाइट तक इसकी रेंज होती है। अच्छा, एक पॉइंट और हम कहना चाहेंगे, अगर मैंने कहा इसको लिख लिया आपने, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसको कॉपी कर रहे हैं अगली साइड पे। देखो ऊपर वाला मिटा दें, ऊपर वाला तो लिख लिया होगा मेरे भाई। देखो हमें ये बताओ, ये हमारा 36 कूलाम का चार्ज रखा हुआ है और ये लिखा हुआ हमारा 30 कूलाम का, प्लस के 30 कूलाम का। एक मैंने कहा एक हमारा 36 का और एक 30 कूलाम का। तो हमें ये बताओ, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे? मतलब रिपल्सिव या फिर अट्रैक्टिव? ये रिपल्सिव होगा कहे तो प्रतिकर्षण करेंगे, एक दूसरे को दूर दूर फेंकेंगे, क्योंकि प्लस और प्लस है। हमें ये बताओ, ये वाला ज्यादा इस पर बल लगाएगा, ये वाला इस पर ज्यादा बल लगाएगा? मान लिया कि ये वाला इस पर बल लगाया अपना F1 इस साइड, और ये वाला इस पर लगाया कितना, F2। ये बताओ F1 और F2 बड़ा कौन सा होगा, कौन जिसको ज्यादा धकेलेगा? अरे क्रिया प्रतिक्रिया का नाम पढ़ाया था मैंने। कहा अगर ये दीवार है, अगर दीवार में घूंसा मारेंगे तो जितना आप फोर्स दीवार पे लगाते हो, दीवार भी उतना ही फोर्स आप पर। आप तेज से घूंसा मारो, आपको तेज चोट लगेगी, धीरे से मारो धीरे। इसका मतलब जितना फोर्स आप उस पर लगाओगे उतना ही फोर्स एक दूसरे का बराबर होता है। ये वाला कतिमित कर देना। ये F1 इक्वल टू क्या होता है, ये तो हम आपको पढ़ा भी चुके हैं एक बार, है ना। जितना ये एक दूसरे को ढकेलेगा, मैंने कहा कि वो अलग बात है कि जो हमारी पृथ्वी होती है और एक सेब होता है, सेब पृथ्वी की तरफ गिर रहा होता है, जो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को, मैंने कहा वो एक दूसरे को बराबर फोर्स कर रहे होते हैं। मतलब जो सेब होता है वो अपनी तरफ खींचता है और पृथ्वी अपनी तरफ सेब को खींचती है। उनका द्रव्यमान कम होने की वजह से, जिसका द्रव्यमान कम होता है वो आपको हिलता हुआ नजर आता है एकदम आता हुआ, तो आपका सेब पृथ्वी की तरफ जाता है। वहां पे अभी द्रव्यमान की बात होती है, लेकिन फोर्स दोनों बराबर लगा रहे होते हैं। ऐसे ही मैंने कहा कि आप दीवार में बहुत तेज से घुसा मारो तो उतनी चोट लगेगी, और धीरे से मारो धीरे लगेगी। इसका मतलब जितना आप दीवार पे लगा रहे हो, दीवार आप पर उतना लगा रही है। समझ पर, ये फोर्स दोनों बराबर होंगे। ये वाला क्वेश्चन अगर आता, बहुत से लोग गलत कर देंगे, कहेंगे 36 वाला ज्यादा है, इसको ढकेल देगा तेजी से। नहीं भाई, ये जितना ये इसको ढकेलेगा उतना ही वो इसको ढकेलेगा, बराबर फोर्स लगेंगे। अच्छा, ये बात अगर समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन मात्र विकल्पी है, वो आप देख के बता दो बस। ओके, नीचे वाला हटा दें। एक विकल्पी प्रश्न है, अगर ये कर दिया तो भाई साहब कमाल हो जाएगा समझ में। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस वाले प्रश्न को देखिए। कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम क्या कहता है बताओ? दो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। आंसर कौन सा हो जाएगा? यही तो कह रहा है, दो आवेशों के बीच आकर्षण बल, दो आवेशों के अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2 के और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, यही तो चाहिए हमें। और दूसरे में दो बिंदु आवेशों के आकर्षण प्रतिकर्षण, दो आवेशों के मात्रा के गुणनफल के साथ साथ उनकी बीच की दूरी के वर्ग के, दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण बल के दो परमाणु आवेशों की मात्रा के गुणनफल के साथ साथ उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब ये कह रहा है कि F इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 है इस वाले के हिसाब से। दो बिंदु आवेशों के बीच दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के गुणनफल के साथ साथ उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये कह रहा है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आल्सो ये कह रहा है साथ साथ, दोनों साथ साथ। इंग्लिश में एक बार पढ़ लो इस वाले को, एक बार इसको देख लो। ये तो लिखा था, मैनेजमेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली लिखा हुआ देखो, चार्ज के इनवर्सली कहाँ होता है? और अगले ऑप्शन सब गलत ही होंगे जितने ऑप्शन है। हम साइंस को ऐसा करते हैं, यहीं पे रोक लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट की विमा आप घर से लिख लाना। किसकी? एप्सिलॉन नॉट की विमा। एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होती है मेरे भाई? एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85
इंटू 10⁻⁻12 और इसका यूनिट होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, कूलाम स्क्वायर Q बराबर IT होता है, Q बराबर होता है IT, और IT का होल स्क्वायर अपॉन न्यूटन का mLT की घात माइनस का 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा m स्क्वायर। तो आप कहेंगे ये हो जाएगा हमारा 8a स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन, तो सॉरी हाँ यहाँ पर L होगा, L स्क्वायर होगा मीटर की L स्क्वायर। तो ये बन जाएगा बेटा mL की घात 3 t की घात माइनस का 2। तो इसकी विमा बनेगी एप्सिलॉन नोट की विमा क्या बनेगी, एप्सिलॉन नोट की विमा बनेगी m की घात माइनस का 1, L की घात माइनस का 3, t की घात 4 और a की घात 2। ये वाला, ये एप्सिलॉन नोट की विमा हो जाएगी। चलो आज के लिए क्लास में इतने रखते हैं, अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। चलो थैंक यू, ओके। सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, समझ लिया ना।